हाय पीपल, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 10 पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले दोनों पार्ट्स में हमने समुद्रगुप्त और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था और हर्षवर्धन और चालुक्याज और पल्लव्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था उससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो व्हाट डिड नॉट चेंज फ्रॉम अर्लियर किंगडम्स? इसके पहले के किंगडम्स की तरह ही अभी भी लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था और विलेजेस अभी भी बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। ये दोनों चीजें चेंज नहीं हुई थी, दे वर स्टिल फॉलोड। बट चेंज क्या हुआ था? व्हाट चेंज्ड? इस टाइम तक ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत पावरफुल हो गए थे और किंग्स अब ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे थे इन पावरफुल लोगों का सपोर्ट अपनी तरफ लेने के लिए। बट दीज पावरफुल मेन हैड व्हाट काइंड ऑफ पावर? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री। इन चारों में से कोई भी पावर कुड बी इम्पोर्टेंट। तो किंग्स ने कौन से स्टेप्स उठाए? मेनली 3 टाइप के स्टेप्स थे। फर्स्ट, हेरिडिटरी पोस्ट्स। सेकंड, मोर देन 1 पोस्ट फॉर 1 पर्सन। और तीसरा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट लोग भी अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे। तो इन तीनों स्टेप्स को हम एक सिंपल टेबल फॉर्मेट में समझ लेते हैं सो दैट रिमेम्बरिंग दीज पॉइंट्स बिकम्स ईजियर फॉर यू। सबसे पहला था हेरिडिटरी पोस्ट। इसमें इन्होंने क्या किया था? कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया था। मतलब जो भी वो पोस्ट होल्ड कर रहा है फिर नेक्स्ट उसी का बेटा उस पोस्ट को होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पोएट थे हरिसेना, आपको याद होगा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हरिसेना ने ही लिखी थी, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो हरिसेना जो पोएट थे, इनको महादंड नायक का भी पोस्ट दिया गया था, जिसका मतलब है चीफ जुडिशियल ऑफिसर। लेकिन इनको ये पोस्ट इनके फादर से मिला था, तो हरिसेना से पहले इनके फादर ये पोस्ट संभालते थे। सो दिस पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। सेकेंड पॉइंट वॉज मोर देन 1 पोस्ट फॉर 1 पर्सन। कभी कभी एक ही इंसान बहुत सारी पोस्ट हैंडल करता था। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम हरिसेना का एग्जाम्पल लेते हैं। ये महादंड नायक तो थे ही, मतलब ही वॉज द चीफ जुडिशियल ऑफिसर, बट उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो कुमार अमात्य, जिसका मतलब है एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, और संधि विग्राहिका, अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैंडल कर रहे थे। और थर्ड स्टेप था इंपॉर्टेंट मेन हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, कौन थे ये इंपॉर्टेंट मेन? यहाँ पे कुछ संस्कृत वर्ड्स यूज किए गए हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनकी मीनिंग्स बहुत ही सिंपल है। नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ दैट सिटी। सार्थवाहा, मतलब द लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावैन्स। जो मर्चेंट्स के कैरावैन्स जाते थे एक सिटी से दूसरी सिटी, उनके जो लीडर थे उनको कहते थे सार्थवाहा। फिर प्रथम कुलिका, मतलब हेड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। प्रथम मतलब फर्स्ट, राइट? तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, प्रथम कुलिका मतलब हेड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। और हेड ऑफ द कायस्थ्स। कायस्थ्स मतलब स्क्राइब्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स और ये सब लिखे जाते थे, सो स्क्राइब्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इन 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया जो किंग्स यूज करते थे इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेन को अपने साइड पे करने के लिए। बट आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इन नए वर्ड्स को यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग फॉर्मेट में लिख दिया है, जिससे आप क्लियरली देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग था। महादंड नायक मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर, कुमार अमात्य एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, संधि विग्राहिका अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ दैट सिटी, सार्थवाहा मतलब लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावैन्स, प्रथम कुलिका मतलब हेड ऑफ द क्राफ्ट्समैन, एंड कायस्थ मतलब स्क्राइब्स। वेरी इजी सो फार। अब हम देखते हैं इन पॉलिसीज का इफेक्ट क्या हुआ। काफी हद तक ये पॉलिसीज बहुत ही इफेक्टिव थी और ये पावरफुल मैन किंग के साइड पे आ जा रहे थे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि जब किंग जो थे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे, व्हेन द किंग्स वर वीक, तो ये पावरफुल मैन इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि ये अपना अलग किंगडम बना लेते थे। तो दीज वर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दीज पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेशन जैसी ही एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आर्मी। तो फिर से वैसे ही पढ़ते हैं। पहले की तरह सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। तो अभी भी कुछ किंग्स ऐसे थे जो अपनी आर्मी खुद ही मेंटेन करते थे, जिसमें वो सब कुछ रखते थे, एलिफेंट्स, चैरियट्स एक्सेट्रा। लेकिन अब एक नया डेवलपमेंट हुआ था। देयर वर ऑल्सो मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड समांताज। इनका क्या काम था? ये किंग को ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे जब भी किंग को जरूरत हो। तो इसका मतलब अब किंग डायरेक्टली आर्मी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, किंग ने समांताज रखे हुए हैं और समांताज आर्मी मेंटेन कर रहे हैं। तो किंग इन सब का हेडेक नहीं लेंगे, राइट? समांताज की जिम्मेदारी है। लेकिन वो समांताज को रेगुलर सैलरीज नहीं देते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। इंस्टेड इनको क्या दिया जाता था? ग्रांट्स ऑफ लैंड। इनको लैंड दिया जाता था और उस लैंड पे फार्मिंग करके या उस लैंड का जो भी यूज करके ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उस रेवेन्यू से ये अपनी आर्मी मेंटेन करते थे।
जो ये किंग को प्रोवाइड करते थे इन टाइम्स ऑफ नीड. सो दे यूज दिस रेवेन्यू टू मेंटेन सोल्जर्स, हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट्स ऑफ वॉर. और यहाँ पे भी वही चीज होती थी, जब भी किंग वीक होते थे सो समांतास ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट किंग्स. तो जिसके पास भी थोड़ा बहुत पावर है, जैसे ही वो देखता था कि किंग वीक हो रहा है, वो अपना नया किंगडम बना लेता था. एवरीवन वांटेड टू बी किंग. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है असेंबलीज. साउथ इंडिया में स्पेशली उस समय बहुत सारी असेंबलीज थी. द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लव्स मेंशन मेनी लोकल असेंबलीज, जिनके हमें 3 नाम मालूम पड़े, सभा, उर और नगरम. सभा का मतलब असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, उर का मतलब विलेज असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स और नगरम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. इन तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. सभा, जैसे हमने बात करी, जितने भी ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे उनकी असेंबली को कहा जाता था. ये असेंबली सब कमिटीज के थ्रू फंक्शन करती थी, मतलब ये आपस में ही सब कमिटीज बना लेते थे जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते थे. दीज सब कमिटीज लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा. तो हर सब कमिटी के पास अपना काम होता था जो वो हैंडल करते थे. सेकेंड असेंबली थी उर. उर का मतलब एक विलेज असेंबली, जो किसकी थी? उन लैंड ओनर्स की जो ब्राह्मण नहीं थे. ये स्पेशली उन एरियाज में पाई जाती थी जहाँ पे ब्राह्मण लैंड ओनर्स नहीं होते थे. और थर्ड असेंबली थी नगरम. ये ऑर्गेनाइजेशन थी मर्चेंट्स की. और इसको कौन कंट्रोल करता था? रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स. एंड व्हाई आर दीज लोकल असेंबलीज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज. ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ उसी टाइम तक थी, इनका एग्जिस्टेंस आगे की काफी सेंचुरीज तक था. एंड दैट इज व्हाई दीज असेंबलीज वर वेरी इंपॉर्टेंट. बाणभट्ट ने हर्षा की बायोग्राफी लिखी थी, हर्षाचरित. ये हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था. और हमने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि बाणभट्ट ने और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है. इसका आंसर है कादम्बरी, जो आप में से काफी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है. सो लेट्स कांग्रेचुलेट द विनर्स जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है. अनाया, देवांश अरोड़ा, गरिमा भारद्वाज, किरण कौर, कुणाल तिवारी, मुकेश सावलानी, निखिल पाटीदार, प्रांजल एंड शिवानी गुप्ता. Congratulations guys, keep up the good work. ऐसी जो भी इंटरैक्टिव स्टडीज हम करते हैं, दे आर साइकोलॉजिकली वेरी स्टिम्युलेटिंग. दे इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन स्टडीज, इन जनरल नॉलेज, और ये लॉन्ग रन में आपके बहुत काम आएगा. और इसी के साथ हमने पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज दैट शोज अस कि आप हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. बाय बाय.